गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग कहानी पढ़ रहे थे, वृंदा की कहानी पढ़ रहे थे, तो वृंदा के विषय में बताया गया कि जो लेखिका हैं, जिसका नाम बताया गया महादेवी वर्मा, लेखिका जो है वृंदा को देखती रहती थी, बचपन की बात बता रही हैं। तो वृंदा के ऊपर बहुत ही कष्ट पड़ते थे। वो हमेशा दिन भर काम करती रहती थी और उसकी मालकिन माँ जो है जब भी कभी बुलाती थी तो एकाएक चौंक उठती थी। इन सारी प्रक्रियाओं को देख करके लेखिका के मन में एक अजीब सा लगता था, उन्हें भय सा लगने लगा था और खुद वृंदा भी डरी सहमी रहती थी। तो जैसा कि हम लोग पेज नंबर 16 तक पढ़ चुके थे, पेज नंबर 17 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, जो सज के घर में आती वह वृंदा की नई अम्मा जैसी होती थी। कहने का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ से हम थोड़ा सा पेज नंबर 16 से पृष्ठ से पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा। कहने का मतलब वह भी किसी तरह से वह रही मेरी अम्मा, तब तो न मेरे। कहने का मतलब यह है कि पूछने पर वृंदा ने जब अपने ज्ञान कोश में से कुछ क्षण मुझे दिए, तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो सज धज के घर में आती है वह वृंदा की नई अम्मा जैसी लगती है। कहने का मतलब उसकी माता मर गई थी। हाँ, जो भी कोई सज धज के आता है तो उसकी नई अम्मा होती थी। मेरी बुद्धि, अब आगे पेज नंबर 17 से पढ़ रहे हैं। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार नहीं करना नहीं जानती। इसी से मैंने सोचकर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर न वे नहीं रहेंगी, नहीं हटेंगी। वृंदा को मेरा उपाय जचा नहीं। हाँ, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते और नई को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी। अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। कहने का मतलब उसकी जो पुरानी जो उसकी माँ थी वो मर चुकी थी और उसकी नई माँ आ चुकी थी। तो इस तरह से वह अपनी माँ का दर्जा देना उसके लिए कठिन था। आगे फिर बता रहे हैं, उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा। कहने का मतलब वृंदा ने जब लेखिका को यह कथा सुनाया तो उनका मन जो है व्याकुल हो गया। उसी रात मैंने माँ से बहुत अनुनय पूर्वक कहा कि तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा में विस्मित होकर कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि मैंने आकुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया, नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और मुझे वृंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उनकी धोती का छोर मुट्ठी में दबा कर ही मैं सो गई थी। कहने का मतलब वो लेखिका बता रही है कि जैसे ही वृंदा की सारी कहानी को सुन कर के आई और लेखिका जो है अपने स्वयं माँ से कहने लगी कि जो है माँ जो है तुम कभी जो है मुझे छोड़ के जाना नहीं, तारे मत बन जाना, नहीं तो मुझे भी वृंदा की तरह ही ऐसे सब कुछ झेलना पड़ेगा। उस रात तो क्या हुआ था कि उनका जो है आंचल का जो पल्लू होता है उसको मुट्ठी में ही दबा कर सो गई थी। फिर आगे बता रहे हैं, वृंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे। कह रहे हैं कि वृंदा जो भी अपराध किया था वो तो अज्ञात थे, हमारे लिए जानकारी नहीं थी। पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित हो गई थी। गर्मी की दोपहर में मैंने वृंदा को आंगन की धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़ा देखा था। चौके के खंभे से दिन रात भर बंधा पाया था। भूख से मुरझाए मुख के साथ पहरों की नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा झलते देखा था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला मोटा और घुघराला बाल निकलने पर दंड वृंदा को मिला। उसके छोटे छोटे हाथों से धूल न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे अच्छे लगते थे। कहने का मतलब
इतना दुख सहन करते हुए भी उसके बालों में कभी वो तेल नहीं लगा पाती थी, और उसके भूरे भूरे बाल जो हो गए थे वह भी हमको बहुत अच्छे लगते थे। तो फिर आगे बता रहे हैं, जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उसे कूड़े के ढेर पर बिखेर कर उसके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी। पर वृंदा ऐसे बैठी मानो सिर के बाल नहीं अम्मा के ही हो। कहने का मतलब वृंदा को जो है जब बाल काट दिया गया, उसकी जो नई अम्मा आई थी बालों को ढेर करवा दिया, कटवा दिया, तो उस समय उसको मानो ऐसा लग रहा है कि वृंदा को मानो कि सिर में बाल नहीं अम्मा के ही हों, यानी उसके अम्मा याद आने लगी, उसकी माँ याद आने। फिर आगे बता रहे हैं, एक दिन याद आता है कि चूल्हे पे चढ़ाया हुआ दूध उफना जा रहा था। उफना जा मतलब उबाल मार रहा था। वृंदा के नए नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी, अवश्य पर वह उसकी अंगुलियों से छूकर पैरों पर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पे खड़ी वृंदा का रोना देख मैं हतबुद्धि सी हो रही थी। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब वृंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। उसे मैं अपने घर में खींच लाई अवश्य, पर न ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी और न छिपने का स्थान खोज सकी। इतने में दीवारें लांघकर आने वाली पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं रुद्ध कर दी। एक बार क्या हुआ कि वृंदा को वह लेखिका बचा रही थी, इतने में क्या हुआ कि उसकी जो नई अम्मा थी वृंदा की, वो दीवार को लांघ करके और चिल्लाते हुए आए। उसका उग्र स्वर से जो है क्या हुआ कि लेखिका भी भयभीत हो गई। उसके बाद इसी हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसे जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती है। तो वो लोग एक गौशाला में चले गए। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर वृंदा अपने जले पैरों से घास को छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसे बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। कहने का मतलब वृंदा को सब कुछ आदत पड़ गई थी, लेकिन लेखिका को घास भी वहाँ पे चुभ रही थी। तो इसलिए उसका जो है उससे बचने के लिए वृंदा जो है अपने लेखिका को भी जो है पकड़े बैठी रही, उठने नहीं दिया। तो उस समय मानो ऐसा लग रहा है कि घास भी उसको रेशम का बिछौना लग रहा हो। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकलने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया है? माँ ने वृंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब विशेष संदेशवाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन होगा। कहने का मतलब मैं तो अपने घर पे आ गई थी, माँ ने जो है मेरे लिए सेवा स्वागत करने लगी, चूने का पानी तेल और लगाने लगी, लेकिन उसका क्या हाल हुआ होगा यह बताना बहुत ही कठिन है। पर इतना यूँ तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान ने न क्षमा का स्थान था न अपील का। लेखिका को इतना पता था कि उस पंडिताइन जो चाची है, जो वृंदा की नई माँ है, उसके अंदर न क्षमा का स्थान था न कोई अपील का अधिकार था। कहानी आज हम लोग पेज 17 तक ही पढ़ेंगे, कल पेज 18 तक पढ़ के कहानी को समाप्त करेंगे। ओके, थैंक्स। आप लोग एक बार अपने से कहानी पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है हम प्रश्नोत्तर करवा देंगे। ओके, थैंक्स।